नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है पाठ 8, जिसका कि शीर्षक है फॉर्मूला, फंक्शन और चार्ट्स। ठीक है, तो ये पाठ है, इसमें हम फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। हम एक वीडियो उसमें देख चुके हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने फॉर्मूला और फंक्शन की परिभाषाएं पढ़ी थी, साथ में फॉर्मूलों के कुछ उदाहरण पढ़े थे, फिर फॉर्मूला कॉपी कैसे करना है और ऑटो सम फंक्शन की क्या विशेषता होती है, दूसरे और किस किस प्रकार के फंक्शंस हैं जो कि हम उपयोग में लाते हैं, उन सब के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेजेस के थ्रू कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना है, कहीं भी आप यूट्यूब में भी कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे इस नंबर का यूज़ भी कर सकते हैं हमसे संपर्क करने के लिए। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे चार्ट्स की, ठीक है ना। तो चार्ट जो होते हैं, चार्ट क्यों उपयोग में लाए जाते हैं, चार्ट क्या होते हैं, एक्सेल 2007 में या 2011 में हम किस प्रकार से चार्ट को बना सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो चार्ट द्वारा आप अपनी विभिन्न प्रकार के ग्राफ का उपयोग करके वर्कशीट में एंटर किए गए डेटा को विजुअल फॉर्मेट में प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब इस सब को कहने का मतलब ये था कि आपका जो डेटा है, जो कि इस प्रकार से आपने वर्कशीट में इकट्ठा किया है, टाइप किया है, इस डेटा को आप अच्छे ढंग से ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो चार्ट का यूज़ करके आप विभिन्न ग्राफों का यूज़ करते हैं और उससे वर्कशीट में जो डाटा आपने डाला है उसको आप विजुअल फॉर्मेट में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस डेटा को ग्राफ के रूप में या चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। चार्ट बनाने से पहले लेकिन आपको वर्कशीट में डेटा एंटर करना होता है। तो आपको अगर चार्ट बनाना है तो उससे पहले आपके पास ये जो आंकड़े हैं, ये जो डेटा है वो होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद ही आप चार्ट बना सकते हो। तो चार्टों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो दर्शक जो लोग आपके देखने वाले हैं, उनके आवश्यकता के अनुसार डेटा को आप बहुत सारे प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है या 2011 है, वो कई सारे चार्ट आपको प्रदान करता है, कई सारे चार्ट के ऑप्शंस देता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऑप्शंस देता है माइक्रोसॉफ्ट आपको एक्सेल में अपने, तो उसके अंदर सबसे पहला चार्ट होता है कॉलम चार्ट, ठीक है ना। कॉलम चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, जो अभी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया था। इसमें आप जो बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे ये एक रवि, शंकर, ठीक है ना, ये इन सब के मार्क्स दे रखे हैं, रजनी, श्वेता, इन सब के मार्क्स ये दिए हुए हैं। तो ये फिजिक्स को अलग रंग से दिखा दोगे, केमिस्ट्री को अलग रंग से, मैथ्स, तो ये सारे मार्क्स आप विजुअली देख सकते हो। ये सब यहाँ से 0 से लेके 100 तक का आपका स्केल है, जहाँ तक कि मार्क्स उनको मिले होंगे। तो आप देख सकते हो कि किसको कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिले हैं, ठीक है ना। तो आप उनकी तुलना भी कर सकते हो। जैसे आप देखो कि रवि को जो पहला है फिजिक्स, इसमें इतने मार्क्स मिले हैं, तो बाकी में इसको कम मिले हैं, इसको इससे ज़्यादा मिले हैं रवि से, ठीक है। तो आप केवल देख कर भी इसको और ज़्यादा मिले हैं, ठीक है ना, इसको भी शायद ज़्यादा ही मिले हैं, इसको भी ज़्यादा मिले हैं। तो ये जो 3 बच्चे हैं, इनको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। फिजिक्स जो सबसे पहली लाइन है वो फिजिक्स की है, ठीक है ना। कलर इसमें आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो पहला जो लाइन है वो फिजिक्स का है। तो इन तीनों को फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो इस प्रकार से आप विभिन्न श्रेणियों के जो मान होते हैं, विभिन्न जो क्लासेस हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी तुलना करने के लिए आप कॉलम चार्ट का उपयोग करते हो। तो ये हो गया कॉलम चार्ट। दूसरे प्रकार का चार्ट होता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में क्या होता है, वर्कशीट के कॉलम या रो में दिए गए डाटा को आप लाइन चार्ट की मदद से एक नक्शे के रूप में देख सकते हो। एक नक्शे के रूप में इस प्रकार से देख सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिखाया गया है कि घर की खरीद के आंकड़े हैं, ये घर की बिक्री के आंकड़े हैं। तो 2014 में जो पुराने मकान थे, जो लाल रंग है वो दिखा रहा है पुराने मकान को और नीला रंग दिखा रहा है न्यू कंस्ट्रक्शन को, नए मकानों को। तो 2014 में जो नए कंस्ट्रक्शन थे वो थे करीब 2 लाख से ज़्यादा के घर बिक गए, और जो लाल वाला है मतलब जो पुराने घर थे वो करीब 1 लाख से ज़्यादा के बिके हैं, ठीक है ना।
ऐसे ही 2015 में कितने बिके। तो इन सब पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचकर आपने एक लाइन चार्ट बना दिया है। तो ये लाइन चार्ट होता है, ठीक है ना। समान समय अंतराल पर, इसमें समय अंतराल जैसे 1 साल का एक डिफरेंस है, ये 2014 की बात है, 2015 की, 2016 की, 17-18। तो समान समय अंतराल के डेटा की प्रवृत्ति देखने के लिए लाइन चार्ट सबसे उचित होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर एक टाइम की आपको सीरीज़ दी हुई है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है जो कि समान है, तो आप उसको लाइन चार्ट के माध्यम से आसानी से एवेल्युएट कर सकते हैं, आसानी से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये हो गई लाइन चार्ट की बात। अगली बात आती है, अगला जो चार्ट है वो है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्यों उपयोग में लाया जाता है? पाई चार्ट के माध्यम से आप प्रतिशतता वाले जो आंकड़े हैं, जिनमें अनुपात की बात होती है, जिसमें प्रतिशत की बात होती है, ठीक है ना, तो ऐसे आंकड़ों को पूर्ण रूप में किसी वस्तु का कितना योगदान है, किसी आंकड़ों में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, वो आप पाई चार्ट से देख सकते हो। जैसे ये महीने के खर्चों की बात हो रही है, ठीक है, मंथली एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो सेविंग्स का पोर्शन है इसमें 6%, जो कि आपको इस जो बैंगनी कलर है इसमें दिखाया गया है। तो एक गोला होता है, एक सर्किल होता है, जिसको कि आप जो चीज़ें हैं, जो आंकड़े हैं, उनके वेट के हिसाब से, उनकी प्रतिशतता के हिसाब से, उनके अनुपात के हिसाब से आप उस गोले को बांट देते हो, ठीक है ना। इसमें बीच बीच में ऐसे काट के बना देते हो, ये सब पाई कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? पाई चार्ट कहलाता है। तो मिसलेनियस खर्चे जो आपके हुए 15% हुए। सबसे बड़ा जो खर्चा है वो आपका रेंट का है, 40% जो दिखा रखा है। तो आप देख रहे हो ये नीले रंग का जो पोर्शन है सबसे बड़ा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा विजुअली। तो आप खाली देख कर ही बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा किस चीज़ में खर्च हो रहा है। हमारा किराए पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, खाने पे केवल 15% खर्च हो रहा है, जो कि इस रंग से दिखाया गया है, ठीक है ना। ये खाने वाला पोर्शन है, ये यूटिलिटीज़ वाला पोर्शन है, जिसको कि बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल इसको कहते हैं। ये कार का खर्चा है, ये फ़ोन का खर्चा है, फ़ोन का खर्चा भी सब्सटेंशियल है, ठीक है। तो पाई चार्ट के माध्यम से, ठीक है ना, एक पाई चार्ट में आप जब देखते हो तो 5, 6, 7, 8 इससे ज़्यादा डेटा बिंदु या डेटा स्लाइस नहीं होने चाहिए। अगर बिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इससे चार्ट को समझने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है ना। जो हमने भी एग्जाम्पल लिया इसमें भी केवल 7 डेटा पॉइंट थे, 7 चीज़ें थी जिनकी कि हम तुलना कर रहे थे, सेविंग्स, मिसलेनियस, फ़ोन, कार, यूटिलिटीज़, रेंट और फूड, ठीक है। तो ज़्यादा अगर पॉइंट्स होंगे तो आपको समझने में कठिनाई आ सकती है। और साथ में ही इसमें कोई भी चीज़ आप माइनस में नहीं दिखा सकते। जो ऋणात्मक जो वैल्यू हैं, ऋणात्मक जो संख्याएं हैं, उनको इसमें दिखाना संभव नहीं है, ठीक है। अगली बात है, अगला जो चार्ट है, अगला जो चार्ट का प्रकार है वो है बार चार्ट। तो बार चार्ट, कॉलम चार्ट तो आपने देखा था, इस प्रकार से ये जो वर्टिकली जो खड़ी हुई लाइनें थी वो कॉलम चार्ट को दिखाती हैं। इसके अपोजिट अगर लेटी हुई लाइनों से आपको दिखाना है, हॉरिजॉन्टल बार से दिखाना है, तो वो बार चार्ट बन जाता है, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही चीज़ होती है जो कॉलम चार्ट में थी। बार चार्ट व्यक्तिगत आइटम के बीच तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बार चार्ट बनाने के लिए डेटा को वर्कशीट की रॉ और कॉलम में व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। अगला जो चार्ट आता है वो आता है एरिया चार्ट, जिसमें कि आप जो डेटा है जो वर्कशीट पर रो या कॉलम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें एरिया चार्ट में भी प्लॉट आप कर सकते हो। तो इसमें एक तरह से आपको एरिया देखने को मिलता है। जैसे बात करें तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, मतलब कितनी आपकी कमाई है और कितने आपके खर्चे हैं, उसको एक एरिया चार्ट के रूप में आपने दिखा रखा है। तो आपके रेवेन्यू नीले रंग से दिखाया गया है। तो रेवेन्यू आप देख रहे हो, ये नीले रंग का जो भाग है ये रेवेन्यू का है, ठीक है ना, जो कि ज़्यादा है, जो कि बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेवेन्यू का भाग हो गया, ठीक है ना। तो रेवेन्यू में, और एक्सपेंसेस है लाल रंग से। तो आप देख रहे हो एक्सपेंसेस जो हैं वो रेवेन्यू से नीचे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है आपका कुछ सेविंग की तरफ भी हो सकता है, मतलब आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हैं और आपकी जो कमाई है वो ज़्यादा है, आपके खर्चे कम हैं और कमाई ज़्यादा है। तो वो उसमें एरिया चार्ट के माध्यम से दिखाई गई है। अगला जो चार्ट है वो है स्कैटर चार्ट या XY चार्ट जिसको बोलते हैं। तो XY चार्ट स्कैटर ग्राफ या स्कैटर प्लॉट के नाम से भी जाने जाते हैं। XY चार्ट और अन्य चार्ट में केवल इतना अंतर होता है कि XY चार्ट में दोनों अक्ष के मान प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें कैटेगरी अक्ष नहीं होता है, ठीक है ना। सामान्यतः ये जो चार्ट है इसका उपयोग 2 वेरिएबल्स के बीच संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि 2 वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हैं, यहाँ पे है सेल्स यानी कि बिक्री का आंकड़ा, जो कि इस तरफ दिखाया गया है, और ये है टेम्परेचर,
यानी कि तापमान का आंकड़ा। तो तापमान और सेल्स में क्या संबंध है वो दिखाने के लिए आपको दिखाया गया। तो आप देख रहे हो एक सीधी रेखा आपको मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो इसकी जो बिक्री है वो बढ़ रही है। बताइए क्या चीज़ होगी, ऐसी कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि तापमान बढ़ने के साथ उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। मैं बताता हूँ, वो पंखे हो सकते हैं, ठीक है ना, फ़ैन हो सकते हैं, ठीक है ना, कूलर हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं, जिनकी की बिक्री टेम्परेचर के साथ बढ़ सकती है, या फिर आइसक्रीम भी हो सकती है, ठीक है ना। आइसक्रीम के आंकड़े भी ये हो सकते हैं जिसमें कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आपका जो सेल्स है, बिक्री है, वो बढ़ती जाती है। तो ये स्कैटर चार्ट हो गया। स्कैटर चार्ट में आप केवल बिंदु प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ऐसे बिंदु आपने दिखा रखे हैं, स्कैटर। अगला जो चार्ट है, जो अगला चार्ट आता है वो है स्टॉक चार्ट, ठीक है ना। तो स्टॉक चार्ट क्या है, स्टॉक चार्ट जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये शेयर से संबंधित चार्ट है, ठीक है ना। तो शेयर बाजार में जो चार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वर्कशीट के कॉलम या रो में किसी विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित डेटा को प्लॉट करने के लिए स्टॉक चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस चार्ट का उपयोग आप शेयर बाजार की कीमतों के संदर्भ में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक शेयर का ये चार्ट दिखा रखा है, तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो इसका जो प्राइस है वो बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ बड़ा, यहाँ कम हुआ है, फिर यहाँ पर अगले दिन बढ़ गया है, फिर ये कम हुआ है। तो ये जो इसकी मोटाई है हर एक पॉइंट की, वो बताती है कितना वॉल्यूम हुआ है, ठीक है ना, कितनी बिक्री हुई है, कितने शेयर बिके हैं। जहाँ ज़्यादा लंबी आपको स्टिक दिखाई दे रही है, इसका मतलब ज़्यादा शेयर बिके हैं, ठीक है ना। जहाँ कम है वहाँ पे कम शेयर बिके हैं। इसका जो कलर है, अगर रेड है तो मतलब ये डाउन हुआ है, और ग्रीन है तो मतलब चढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शेयर का चार्ट है, यानी स्टॉक का चार्ट है। अगला जो चार्ट है वो है सरफेस चार्ट। तो सरफेस चार्ट भी एरिया चार्ट की तरह ही होता है। इस प्रकार के चार्ट का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां कैटेगरी और डेटा दोनों संख्यात्मक मान होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एक उदाहरण है। इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खाली आपको याद करने हैं कि कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें टोपोग्राफिक मैप, ठीक है ना, वो यूज़ होते हैं। इसमें रंग और नमूने, इसमें रंग भी की भी अहमियत होती है, ठीक है ना। जैसे 0 से 50 वाली जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ से आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, इतने एरिया में हैं। फिर आप देख सकते हो 50 से 100 वाले इस एरिया में हैं, ठीक है ना, और 100 से 150 वाले वो इस एरिया में बहुत कम है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो चीज़ों का, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हुआ सरफेस चार्ट। दूसरे प्रकार का जो चार्ट है वो है डोनट चार्ट। तो डोनट आपने अगर कभी खाया हो तो एक मीठा विदेशी व्यंजन है जो कि इस प्रकार का दिखाई आपको देता है। तो ये चार्ट इसी के ऊपर बेस्ड होता है, डोनट के ऊपर ही। इसमें एक शर्त ये होती है कि डाटा को रॉ या कॉलम के रूप में ही होना चाहिए। पाई चार्ट की तरह डोनट चार्ट भी संपूर्ण के साथ किसी वस्तु के अनुपात के संबंध को दर्शाता है। मतलब पाई चार्ट और डोनट चार्ट एक जैसे ही हैं, खाली ये है कि एक डेटा सीरीज में अधिक का उपयोग करने में सक्षम होता है डोनट, ठीक है ना। तो ये जैसे पाई चार्ट देखा था, पाई चार्ट में पूरा गोला था और उसको आपने काट रखा था, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स जितना भी बन रहा था। इसमें 2 गोलों के बीच का जो भाग है ये, ठीक है ना, ये एक डोनट की शेप में, मैंने आपको बताया ना डोनट की शेप में है। तो ये अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है। ये एक अलग पैरामीटर है, ये खर्चा हो सकता है रेंट का, ये फूड का, ठीक है ना, ये कपड़ों का। तो इस प्रकार का एक आपको डोनट चार्ट देखने को मिलता है। अगला जो चार्ट है वो है बबल चार्ट। बबल चार्ट का प्रयोग उन डेटा को प्लॉट करने में किया जाता है जो वर्कशीट के कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। एक्स मान पहले कॉलम में सूचीबद्ध होते हैं और उनके मिलान वाई मान और डबल साइज मान आसन्न कॉलम में सूचीबद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बबल्स हैं, बबल्स के माध्यम से बताया गया है। बबल्स का जो एरिया है, जो उसका रेडियस है, बबल की जो रेडियस है, जो गोला, ये जो गोले देख रहे हैं ना आप, ये डिफरेंट इलाकों के क्राइम रेट को दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिखा रहा है वॉयलेंट क्राइम, तो अगर आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्राइम बढ़ता जाता है। तो जैसे ये नवाडा है, ये जगह एक, यहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, ठीक है ना, वॉयलेंट क्राइम ज़्यादा है। प्रॉपर्टी क्राइम यहाँ की तरफ बढ़ रहा है। तो प्रॉपर्टी क्राइम और दोनों क्राइम कहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इस जगह पे, साउथ कैरोलिना में या फिर टेनेसी में, ठीक है ना। ये जो गोला है, गोले की जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है इंडिविजुअल बिलो पॉवर्टी लेवल। तो जो जहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग हैं, ठीक है ना, वो उनका जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये है।
तो इसके ये एक तरीका हो गया, ये भी एक प्रकार का चार्ट हो गया। इसमें गुब्बारे नहीं होते, बबल नहीं होते हैं, बुलबुले, उस प्रकार का चार्ट है। अगला है रडार चार्ट। तो रडार चार्ट का उपयोग अनेक डेटा सीरीज के पूर्ण योग की तुलना करने में किया जाता है। जो उसका पूर्ण योग आता है उसकी तुलना करने में किया जाता है। वर्कशीट के रो या कॉलम में व्यवस्थित डेटा द्वारा रडार चार्ट को प्लॉट किया जा सकता है। तो रडार चार्ट कुल मिला के इस प्रकार से देखने में आपको मिलता है। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस पर कितना खर्चा हुआ है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट है $20 और $30 के बीच में। तो ये आ गया पॉइंट आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सूचना आपको मिल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो बजट आपको एलोकेटेड था वो था नीला, और जो एक्चुअल आपने खर्च किया है वो है लाल। तो आपने खर्च किया केवल इतना, बजट आपको मिला था इतना, तो काफ़ी कम खर्चा आपने किया है। यहाँ पर नीला जो है लाल से ज़्यादा है। कहीं पर आपका लाल ज़्यादा हो गया, जैसे ये है मार्केटिंग पर आपका जो खर्चा हो गया है वो हो गया है $40 से $50 के बीच का, जबकि आपको जो बजट था वो था कितना, $10 के करीब। तो $10 का खर्चा आप कर सकते थे, आपने कितने का कर दिया है, $50 का खर्चा कर दिया है, 40 से 50 के बीच। तो ये इस तरीके से आप कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तुलना कर सकते हो रेडार चार्ट को देखकर, ठीक है। ये रेडार चार्ट हो गया। हम जो बात करेंगे केवल और केवल इस पार्ट में वो कॉलम चार्ट की बात करेंगे। कॉलम चार्ट को बनाना ही हम सीखेंगे एक्सेल के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं चार्ट के घटकों की। तो एक चार्ट जो होता है, एक चार्ट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वाई अक्ष के शीर्षक होते हैं। तो वाई अक्ष पर दिखा रखे हैं मार्क्स, जैसे मार्क्स स्कोर्ड। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि वाई अक्ष जो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 क्या चीज़ दिखा रहा है, इसका शीर्षक है वो वाई अक्ष शीर्षक कहलाता है, ठीक है ना। वो बताता है कि वाई अक्ष पर क्या मान है, ठीक है ना। ऐसे ही जो ये चार्ट है इसका शीर्षक है ये रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये चार्ट किसको बता रहा है, ये स्टूडेंट्स के रिजल्ट को बता रहा है, ठीक है ना। उसका हेडिंग हो गया ये चार्ट का। ऐसे ही एक्स का जो शीर्षक है वो है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो एक्स का जो एक्स अक्ष है वो स्टूडेंट के नाम को बता रहा है, ठीक है ना। वाई एक्स स्टूडेंट के मार्क्स को बता रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष की जो कैटेगरी है ये उन डेटा की कैटेगरी होती है जिन्हें प्लॉट किया गया है। यहाँ कैटेगरी की बात अगर आप करो, ठीक है ना, तो जैसे रवि, शंकर, मोहन, रजनीश, श्वेता, कोमल, अमित, ये सब क्या हैं, ये सब कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही वाई एक्स का मान आपको बता दिया है, जैसे कि 0 से लेके 120 तक ये अंक हैं, 0 से लेके 120 तक ये अंक हैं। तो ये वो डेटा रेंज होती है जिसका उपयोग डेटा सीरीज को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अगला है डेटा लेबल्स। तो डेटा लेबल्स क्या होते हैं, डेटा लेबल्स होते हैं जो प्लॉट की गई सीरीज है उसका मान है, ठीक है ना। जैसे कि ये अंक दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 87 को, तो ये है डेटा लेबल। ये है 98, ये है 98, तो ये क्या है, डेटा लेबल्स में सारे जो लिखे हुए अंक ये डेटा लेबल्स कहलाती हैं। अगला है लीजेंड। लीजेंड क्या होते हैं, लीजेंड होते हैं डेटा सीरीज को चिन्हित करने में प्रयोग किए जाने वाले रंग, पैटर्न और प्रतीक, इनको हम दिखाते हैं लीजेंड से। तो फिजिक्स का जो लीजेंड है वो या तो एक कलर होगा इसका अलग, ठीक है ना, या फिर एक अलग चिन्ह होगा। तो उसके माध्यम से रंग, पैटर्न या फिर प्रतीक के माध्यम से आप चीज़ को दिखा रहे हो। तो फिजिक्स, जितने भी फिजिक्स के मार्क्स होंगे, मान लीजिए वो लाल कलर में है अगर, तो यहाँ पर भी जो रवि है उसके मार्क्स भी लाल में होंगे, शंकर के भी लाल में ही मार्क्स होंगे फिजिक्स के, मोहन के भी होंगे, ऐसे ही रजनीश, श्वेता और कोमल और लास्ट में अमित के भी होंगे। तो इन सबके जो लीजेंड होंगे वो अलग होंगे फिजिक्स के। फिर है अगला टिक मार्क। तो टिक मार्क क्या होते हैं, टिक मार्क का जो प्रयोग है वो एक्स और वाई की स्केलिंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे टिक ये दिखा रखा है ना, ये 0 है, फिर 1, 0, ये 5, 10, 15, यहाँ हो गया 20, ठीक है ना। ऐसे ही ये अलग अलग जो बीच में बांट रखे हैं ना, ये जो आंकड़े हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको टिक मार्क कहा जाता है, ठीक है। और एक होती है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन होती हैं, ये जो लाइनें हैं ये ग्रिड लाइन्स हैं। ये ई लाइन इधर को जा रही है, ये है वर्टिकल वाली ग्रिड लाइन, ये है हॉरिजेंटल वाली ग्रिड लाइन, ठीक है ना। तो इन सब से मिलाकर ही एक ग्राफ बनता है, ग्रिड लाइनों को ही मिलाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि चार्ट के घटक कौन कौन से होते हैं। अब जो हम अगला टॉपिक देखेंगे वो है कि एक्सेल 2007 में चार्ट बनाएं कैसे।
ठीक है ना। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो मैं आपको पूरी करके दिखाऊंगा। खाली पहले जान लीजिए कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को वर्कशीट में प्रविष्ट करने का। सबसे पहले आपको डेटा को वर्कशीट में डालना है, टाइप करना है डेटा। फिर आप डेटा रेंज को सेलेक्ट करते हो, वो डेटा रेंज जो कि आपको प्लॉट करनी है, जिसका कि चार्ट आपको बनाना है, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करोगे और चार्ट जो समूह होगा वहाँ से चार्ट आपको किस टाइप का चाहिए उसको सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप चार्ट का जो सब टाइप है वो चुनोगे। फिर आप चार्ट का शीर्षक चुनोगे, चार्ट का शीर्षक लिखोगे। फिर आप एक्स और वाई एक्स के नाम को लिखोगे या फिर उनका शीर्षक लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने बात करी अभी कि किस प्रकार से हम लोग चार्ट बना सकते हैं, तो सबसे पहला चरण था कि डेटा को आप वर्कशीट में डालेंगे। तो ये एक एक्सेल की फाइल मैंने खोली हुई है, जिसका नाम है DEO चार्ट्स। इस फाइल के अंदर मैंने जो डेटा आपकी किताब में है वही सेम डेटा इसमें मैंने वर्कशीट में डाल दिया है। तो पहला चरण हमारा हो गया है। तो मैं आपको बीच बीच में जो ये दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है, ये सब आपको प्रैक्टिकल में बहुत मदद करेगा। ठीक है ना। और फिर दूसरा, आपको ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि करके सीखने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। आप करोगे तभी आप सीख पाओगे। ठीक है ना। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट आप मेरा जो मैं कर रहा हूँ उसको देख लोगे तो भी आपको कई चीज़ें याद रह सकती हैं। ठीक है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट खुली हुई है। इसके अंदर मैंने जो चीज़ उसने कहा था वो जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ डेटा टाइप कर दिया है। अब दूसरी बात होती है, दूसरा स्टेप होता है कि आप डेटा की रेंज का चयन करेंगे। तो आपको डेटा ये पूरे का पूरा यूज़ करना है, जो पूरा मैंने टाइप किया है पूरा यूज़ करना है, तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लोगे। अब आप क्या करोगे, अब आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने से आपका जो बहुत सारे टैब्स हैं वो खुल जाएंगे। उसमें से आप जो सब टैब है वो है चार्ट वाला। ठीक है ना। चार्ट वाला जो फंक्शन है उसको आप देखोगे, उसके अंदर आपको तरह तरह के चार्ट्स दिखाई देंगे। तो ये जो है ये बार चार्ट्स हैं, ये लिखा हुआ रहा है इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। इसके बाद आता है हायरार्की चार्ट। ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के चार्ट्स में आपको मिल जाएंगे, वाटरफॉल टाइप के चार्ट, स्कैटर प्लॉट, एरिया चार्ट। ठीक है ना, सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये बार चार्ट पे बना के देखना है। तो बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कई सारे आपको खोल देगा अलग अलग टाइप के। आपको क्या करना है, आपको जो 2D जो कॉलम चार्ट है, ठीक है ना, वो सेलेक्ट करना है, जिसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपका डेटा का जो चार्ट है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। ये आपका डेटा है और ये आपका चार्ट बन गया है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आप जब आपने चुन लिया है 2D का टाइप का चार्ट आपने बनवा लिया है, अब आप इस चार्ट के शीर्षक को लिखोगे। जो टाइटल होगा चार्ट का वो आपको लिखना है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये चार्ट टाइटल लिखा हुआ रहा है, या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखता है किसी केस में तो आप जाइए, यहाँ पर लिखा है ना ऐड चार्ट एलिमेंट। तो जो ऐड चार्ट एलिमेंट लिखा है चार्ट को शीर्षक देने के लिए, इसको आप क्लिक करिए, लेआउट पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप जो लिखा हुआ है चार्ट टाइटल पे जाओगे। आप चार्ट टाइटल सेलेक्ट कर सकते हो, आपको चार्ट के ऊपर रखना है, बीच में रखना है, ठीक है ना, या फिर नहीं रखना है, कोई सा भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसा भी आपको रखना हो। आपको अबव चार्ट ही रखना है, जैसे कि आपकी किताब में भी दिखाया हुआ है। यहाँ जाइए, आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारा उड़ जाएगा। और यहाँ पे जो चार्ट का टाइटल है वो लिख दीजिए, जो कि है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। तो ये हमारा चार्ट का टाइटल बन गया, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब जब हमने इसका शीर्षक लिख लिया, या जिसको टाइटल बोलते हैं वो लिख लिया, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी जो एक्स एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपको अलग अलग जो विद्यार्थी हैं उनके नाम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, जितने अंकों में से उनको अंक दिए जाने हैं। तो अब आपको एक्स एक्सिस का नाम देना है, इस एक्सिस का नाम देना है कि ये एक्सिस क्या दिखाती है। तो जाइए ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जाइए, यहाँ से एक्सिस टाइटल्स जो लिखा है, तो जो प्राइमरी जो हॉरिजेंटल वाली जो आपकी एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ठीक है ना, ये दिखा रखा है, देखिए नीचे से इसमें ये बता रहा है कि हॉरिजेंटल वाली है, और वर्टिकल वाली ये होती है। ठीक है, तो पहले आप हॉरिजेंटल वाली हमको लिखनी है, तो हॉरिजेंटल वाले पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आके जैसे उसमें ऊपर वाले में किया था
जैसे जब चार्ट का टाइटल दिया था वही सेम यहाँ पर आपको करना है। तो इसकी जो इसका जो आप शीर्षक लिखोगे वो लिखोगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये आ गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये बन गया आपका यहाँ का टाइटल एक्स एक्सिस का। ऐसे ही वाई एक्सिस का देने के लिए ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जाइए, चार्ट टाइटल जो एक्सिस टाइटल है उसमें से प्राइमरी वर्टिकल वाला चुनिए, वर्टिकल वाला चुन लिया आपने। इसके बाद आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए जो इसका आपको टाइटल रखना है। वो रखना होगा आपको क्या, आपको रखना होगा मार्क्स, ठीक है ना। मार्क्स स्कोर्ड, जो मार्क उन्होंने प्राप्त किए हैं वो लिखना है आपको, ठीक है ना। मार्क्स स्कोर्ड, ठीक है ना। अंक प्राप्त अंक, ठीक है ना, कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट। हमने सबसे पहले अभी क्या किया, हमने सबसे पहले तो जो डेटा है वो टाइप करके रख रखा था, ठीक है ना। ये डेटा टाइप कर रखा था। दूसरे चरण में हमने इसको सेलेक्ट किया। तीसरे चरण में हम गए इंसर्ट वाले टैब पर, वहाँ से चार्ट वाले टैब पर, जो चार्ट का टाइप है वहाँ से चुना हमने कॉलम वाला जो चार्ट है वो चुना, ठीक है ना। कॉलम चार्ट हमने यूज़ किया, उसको चुना तो फिर एक चार्ट प्रकट हो गया। चार्ट जब प्रकट हुआ तो उसके अंदर हमने जो चार्ट का टाइटल है वो सही किया और फिर उसके अंदर हमने एक्स एक्सिस का टाइटल डाला और वाई एक्सिस का टाइटल डाला। तो इतना ही काम हमने अभी किया है, इसके आगे का काम हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से हम चार्ट बना सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो पूरी प्रोसेस को देखने में, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको प्रोसेस दोबारा से समझा दूंगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर शाम को 6 से 7 के बीच कॉल भी कर सकते हैं। साथ में हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप मैसेज के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।